Good morning, Rituraj. Good morning, very good morning. Okay. Good morning. How are you? Okay. See, I am fine. I am fine. And I am very fine. Uh, okay. So, without getting delay, let's start today's class. Wait. Yes, yes. Okay, okay. Wait. So, today we are starting a new chapter. You can say new units. है ना और रिमेनिंग 2-3 लिटरेरी क्रिटिक वी विल डिस्कस लेटर है ना तीन लगभग 2-3 और लिटरेरी क्रिटिक बाकी है उनको हम लोग जो है रिवीजन के साथ में बाद में कर लेंगे बड़ी यूनिट बची हुई है उनको आज हम देख रहे हैं ना सो वी आर स्टार्टिंग टुडे द यूनिट एक सेकंड चलिए सी so without getting delay let's start today's class चलिए फाइन so once again Rituraj I welcome you very and very warm good morning to you and once again on this platform I welcome you. So today we are starting एक जो हम लोग पढ़ना है पहली जो 4 यूनिट है आज विदाउट गेटिंग डिले वी आर स्टार्टिंग यूनिट 9 लिटरेरी थ्योरी जो रिमेनिंग है उसको भी क्विकली हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे ठीक है एंड थोड़ा सा इसका जो रहेगा चलिए तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है यूनिट हमारी 5, 6, 7, 8 है ना और 10 कंप्लीट है 9 रिमेनिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत छोटी सी यूनिट है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लेकिन मेजर यूनिट्स हमारी ये 4 है और इसमें आपको बिल्कुल भी रेगुलर क्लास मिलेगी और बहुत कुछ आपको यहाँ पर प्रिपेयर्ड है तो इसमें टाइम 1 आवर 1.5 आवर या 2 आवर्स की क्लास हम लेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास चलिए सो वंस अगेन हियर आई एम दिनेश कमली ब्राह्मणे आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ठीक है ना चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट रेडी चलिए गुड मॉर्निंग हु हैज जॉइन पूजा अच्छा रेखा देवी गुड मॉर्निंग पूजा एंड रेखा देवी आई वुड लाइक टू टेल यू थोड़ा सा आज की क्लास मेरी केवल 30 मिनट की रहेगी अनाउंस करना बताना भूल गया क्योंकि मंथ में मुझे 3 से 4 दिन ऐसे कहीं ना कहीं इंगेज होना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग मेरी ड्यूटीज लग जाती है तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू बी इंगेज्ड है ना तो 7:30 मुझे स्कीप करना पड़ेगा इसलिए मैंने आज थोड़ा सा टाइम लिया है स्टार्टेड ठीक है तो अब यहाँ पर आप देखिए पहली हमारी यूनिट है स्टूडेंट जो पहली हमारी यूनिट है ड्रामा हमारी जो यूनिट है पोएट्री दूसरी थर्ड फर्स्ट यूनिट ड्रामा सेकंड यूनिट पोएट्री यूनिट थर्ड फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज और यूनिट 4 है नॉन फिक्शनल प्रोज है ना तो ये हम लोग यूनिट डिस्कस करेंगे मेजर यूनिट्स हैं स्टूडेंट हमने जो अब तक पढ़ा है ना उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट है लेकिन जेन्यून लिटरेचर यही है तो आपको यहाँ पर बहुत सिंसियरली मेरे साथ में और बहुत शुरुआत से बेसिक फ्रॉम द बेसिक्स आई विल स्टार्ट टू टीच यू आज आपको बहुत बेसिक क्लास मिलने वाली है ना आज आपको बहुत ही बेसिक क्लास मिलेगी एक सेकंड स्टूडेंट ठीक है आपको बहुत ही बेसिक क्लास मिलेगी ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 है ना इसको बिल्कुल आप क्रम से याद रखें ड्रामा पोएट्री फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल प्रोज ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश देखिए है ना यहाँ पर आपको दिया हुआ है ठीक है ये हम लोग ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश 1500 से 1300 एडी है ना 1300 एडी तक का जो पीरियड है
वो है, इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्शन पीरियड, हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड थीम देखेंगे हम। मेजर वर्क्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, यू हैव, आई थिंक यू हैव read about it. Then introduction to Anglo-Norman period, historic background and theme, major works of Anglo-Norman period, brief history of English literature, chronological order. Yes, yes, good morning सुनील, chronological order। तो हम इस वे में इसको पढ़ने वाले हैं। और अब जो है इसमें है इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्शन पीरियड। बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्शन पीरियड में हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड थीम की हम बात करें तो यहाँ पर जो है द एंग्लो सेक्शन पीरियड, ये देखिए क्या दिया है, द एंग्लो सेक्शंस वर कंप्राइज्ड ऑफ पीपल फ्रॉम जर्मनिक ट्राइब्स। अच्छा, पहले तो ये है क्या, है ना, ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये क्या है एंग्लो सेक्शन, है ना, है क्या ये। तो ये जो है, ये जो है, ये मतलब इंग्लैंड में आज जो निवास कर रहे हैं एंग्लो, है ना, सेक्शन, फिर आप देखेंगे जूट्स, है ना, एक और यहाँ पर ट्राइब है जूट्स है। तो आज जो इंग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, आज जो ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा है, ब्रिटेन कैसे नाम पड़ा, है ना, एक 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 उसमें एक और प्रजाति थी केल्स, इसको ब्रिटन्स कहा जाता था वहां पर, ठीक है। ये जो है इसी के नाम पे ब्रिटेन पड़ा है। एक और है यहाँ पर आपको पिक्स करके हैं, है ना, इनके हमले होते थे, तो इनसे बचने के लिए इनको आमंत्रित किया था वहां के तत्कालीन शासक ने। Yes, sir. Absolutely. Yes, sorry. Rituraj, yes, of course. I'm living around, surround the, there is a lot of, you can say, trees around me. है ना, बहुत सारी यहाँ पर आपको जो है बीच में हो बहुत पेड़ पौधे हैं और अंदर यहाँ पर तो ये बर्ड्स चिर्पिंग और ये सारी साउंड आपको मिलती रहेगी। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड में यही है, ये एंग्लो और सेक्शन ये एक ट्राइब से है, प्रजाति है जो इंग्लैंड में जाके बसती है, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। द एंग्लो सेक्शन वर कंप्राइज्ड ऑफ पीपल फ्रॉम जर्मनिक ट्राइब्स। तो क्या है ये जर्मनिक ट्राइब्स से है। इसमें ये है ना, ये गोथ्स, वेंडल्स, एंगल्स, है ना, सेक्शंस, है ना, लोम्बार्ड, स्यूबी, फ्रीसी एंड फ्रेंच। तो ये जो मुख्य रूप से जर्मनिक ट्राइब्स हैं, लेकिन है ना, हाँ, यस, यू कैन से लाइक दैट, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ ग्रीनरीज इज देयर, है ना, बहुत ज्यादा ग्रीनरीज है और बहुत शानदार ग्राउंड है, मैं जहाँ रहता हूँ बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब वे यहाँ पर वेन्यू है। तो ये जो है एंगल्स और सेक्शंस है, ये सारी ट्राइब जर्मन से आती हैं और कहाँ बस जाती है, ये इंग्लैंड में। हु माइग्रेटेड, ये देखिए, who migrated Great Britain from continental Europe. They inhabited island from 450 to 1066। तो इस दौरान ये क्या है, यहाँ पर यहाँ बस्ती है ना। तो एंग्लो सेक्शन एक तरीके से ये सेटल होते हैं जर्मन ट्राइब्स के रूप में, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है। इन द 5th सेंचुरी, ये देखिए, इन 5th सेंचुरी ब्रिटेन फेल फ्रॉम रोमन रूल, है ना, इन द 5th सेंचुरी Britain fell from Roman rule and established an independent culture and society, है ना। इन द 5th सेंचुरी क्या है, ब्रिटेन फेल फ्रॉम रोमन रूल। ये देखिए क्या होता है ब्रिटेन में शुरुआत में क्या होता है, ये रोमन रूल क्या हो जाता है ना, यहाँ से मतलब रोमन रूल का अस्तित्व, मतलब रोमन रूल वहां से हट जाता है। एंड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट कल्चर एंड सोसाइटी, और ब्रिटेन में एक स्वतंत्र संस्कृति समाज का एक तरीके से गठन होता है। तो यहाँ पर रोमन का जैसे ही यहाँ पर एंड हुआ या उनका रूल खत्म हुआ, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट अगली जो ट्राइब आती है उसका शासन वहां होने लगेगा। तो दूसरे यहाँ पर आप देखेंगे एंग्लो सेक्शन वहां पर आते हैं। इन द 6th सेंचुरी क्रिश्चियनिटी वाज रीएस्टेब्लिश्ड, है ना, 6ठी शताब्दी में आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी फिर से वहां पर एस्टेब्लिश होती है। एंड ब्रिटेन बिगेन टू फ्लरिश एज अ सेंटर फॉर लर्निंग एंड कल्चरल प्रोडक्शन। ये देखिए
ज्ञान और संस्कृति का एक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आता है। ब्रिटेन कब 6ठी शताब्दी में और क्रिश्चियनिटी को रीएस्टेब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर यहाँ की जो ज्ञान है, संस्कृति है, वो फलती फूलती है। और आप देखेंगे आने वाले समय में पूरी दुनिया में ये इनके अपने कल्चर को, लर्निंग को फैलाते हैं। यहाँ तक कि भारत और एशिया के कई देशों में भी इन्होंने अमेरिका पर भी राज किया है। तो ये आपको ये इसकी सच्चाई है। By the 7th century, smaller territories began, है ना, coalescing into kingdom। ये देखिए छोटी छोटी जो टेरिटरीज थी, छोटे छोटे जो किंगडम थे, है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल विद द किंगडम ऑफ मर्सिया, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट, coalescing into kingdoms। छोटी छोटी जो टेरिटरीज थे, उन्होंने किंगडम्स का रूप धारण कर लिया, साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। उसमें सबसे मर्शिया एक बहुत पावरफुल डोमिनेंट किंगडम था, है ना। तो अब दूसरा, जनसंख्या भी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये होगा। द 9th century saw the rise of the Wessex kingdom। यहाँ पर क्या है, एसेक्स, वेसेक्स, है ना, इस तरीके, और एक और है। इस तरीके से तीन पार्ट होते हैं, उसमें जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वेसेक्स किंगडम। और यहाँ पर स्पेशली विद, और उस समय जो किंग होते हैं वैसे, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना, सबसे एसेक्स, वेसेक्स, और एक और है ना, जस्ट राइट नाउ आई एम रिकॉलिंग, अनेबल टू रिकॉल, है ना, एक और है, आई विल टेल यू। तो यहाँ पर वेसेक्स, सेसेक्स, और ये जो है एसेक्स, है ना, इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर जो है वेसेक्स किंगडम बहुत पावरफुल होता है, और उस समय उनके जो राजा होते हैं किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, है ना, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जिन्होंने क्या है, जो अपने आप को किंग ऑफ द किंग एंग्लो सेक्शंस, अपने आप को ये किंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस कहते थे। तो हमने अभी तक ये देखा कि किस तरीके से इंग्लैंड में रोमन साम्राज्य था, उसकी समाप्ति होती है, एंग्लो सेक्शन जर्मन ट्राइब के रूप में ब्रिटेन में सेटल होती है। और फिर एक तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी रे एस्टेब्लिश होती है, लर्निंग और कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। 7th सेंचुरी में जो छोटी छोटी स्मॉलर टेरिटरीज थी वो किंगडम का रूप लेती, मर्शिया उनमें से एक है। और वेसेक्स किंगडम सबसे पावरफुल था, और उसके राजा जो थे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, वो अपने आप को किंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन कहलाना पसंद करते, वो अपने आप को एंग्लो सेक्शन के वंशज से जोड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ये सर नो। ये वाला पार्ट जो है, लेट मी रिमाइंड यू, ये वाला पार्ट जो है अक्सर क्या होता है, छूट जाता है, मिसिंग हो जाता है। बहुत क्लैरिटी के साथ आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टैंड ये सर नो, ठीक है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है आपको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही ओवरसा, है ना, पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो आएगा, मिसिंग है। ही ओवरसा एन इंक्रीजिंग यूनिटी ऑफ इंग्लिश पीपल एंड इम्प्रूव्ड द किंगडम्स लीगल सिस्टम एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड हिज पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो अल्फ्रेड द ग्रेट है, उन्होंने एक मतलब जब ये कहा कि मैं एंग्लो सेक्शन का मुखिया हूँ, राजा हूँ, तो इंग्लिश पीपल, जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले जो थे, वो क्या है, धीरे धीरे एक होने लगे, यूनिटी उसमें बढ़ने लगी। और इसलिए, और इस तरीके से धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में क्या है, लीगल सिस्टम को इम्प्रूव, लीगल सिस्टम को लागू किया, और मिलिट्री स्ट्रक्चर को खड़ा किया। और इस तरीके से साथ में उन्होंने लोगों की जिंदगी को क्वालिटी, मतलब लोगों की जिंदगी में एक तरीके से क्वालिटेटिव चेंज लेकर आए। तो निश्चित रूप से लोग इनका साथ सहयोग देने लगे। वंस अगेन कंफर्मिंग माय ऑडियो वीडियो, एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ रहा है या नहीं ये सारा। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से क्या है, अब जो है यूनिटी आने लगी है, यूनिफिकेशन होने लगा है, और ये आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 10th सेंचुरी द वेस्ट सेक्शन किंग्स, ये देखिए, है ना, वेस्ट सेक्शन किंग्स एक्सटेंडेड देयर पावर फर्स्ट ओवर मर्शिया, ये देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है, ये जो राजा है, इन्होंने फिर अपना जो पावर है कहाँ पर बढ़ाया, मर्शिया पर। देन ओवर साउदर्न डेनला एंड फाइनली ओवर नॉर्थम्ब्रिया। ये सारे छोटे छोटे किंगडम थे जो अलग सेपरेट थे, लेकिन अब ये सब किसके अंतर्गत आने लगे हैं, वेस्ट सेक्शन या वेसेक्स के अंतर्गत। एंड देयर बार इम्पोजिंग सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और इस तरीके से जो यूनिटी अलग अलग थी, जिस प्रकार से भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे, आप देखेंगे इधर रियासतें थी, उन रियासतों को एक किया गया। और अब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को आप भुला नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, जो अलग अलग किंगडम थे, उनको एक करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए, दिस सोसाइटी कंटिन्यू टू डेवलप एंड थ्राइव अंटिल द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन
ये देखिए 1066। तो ये जो एंग्लो सेक्शन है, ये एंग्लो सेक्शन कब तक रहा? जब ये जब तक नॉर्मन कन्क्वेस्ट है ना, जब ये नॉर्मन की विजय नहीं हो जाती 1096 है ना, 1066 में आप देखिए, तब तक ये रहता है ना, कंटिन्यू टू डेवलप एंड थ्राइव। द एंग्लो सेक्शन कल्चर वाज सेंटर्ड अराउंड थ्री क्लासेस ऑफ मेन। ये देखिए, ये जो एंग्लो सेक्शन कल्चर है, कहाँ कहाँ पर इनके जो वर्ग कहाँ कहाँ पर है? ये है, एंग्लो सेक्शन कल्चर वाज सेंटर्ड अराउंड द क्लासेस ऑफ मेन। क्या क्या? एक तो द वर्किंग मैन, एक तो वर्किंग मैन है, नंबर एक वर्क, दूसरा क्या है? चर्च में, और तीसरा है द वॉरियर। वॉरियर मतलब जो सेना में है ना, युद्ध में जो लड़ते हैं उनके साथ। इस तरीके से एंग्लो सेक्शन का जो कल्चर मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ है। एक तरफ वर्किंग मैन है, चर्चमैन है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं, और तीसरा है द वॉरियर, तीसरा द वॉरियर है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसी बीच में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लड़ाई हो रही है, इसी बीच में क्या हेनरियंस वॉल एक इस्टेब्लिश की जाती है ना, नॉर्मन की अपनी सेना को बनाने के लिए। तो ये हेनरियंस की वॉल भी पूछा जा सकता है। हेनरियंस वॉल वाज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द रोमन एम्पायर फॉर नियरली 3000 ईयर्स, है ना, ये 300 ईयर्स। So it was built by the Roman army on the orders of the Emperor Hadrian following his visit to Britain in AD 122, है ना। तो इस दौरान ये एस्टेब्लिश हुआ है। एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है ना, हैड्रियन के जो एम्परर है ना, उनके द्वारा ये बनाई गई थी रोमन आर्मी, है ना। ये रोमन पहले जा चुके हैं, ठीक है। और 122 के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हैड्रियन सवाल है, अभी भी आप इसकी इमेज देख सकते हैं, मैं इमेज नहीं लगा पाया हूँ। आप अभी भी आप गूगल सर्च करेंगे तो हैड्रियंस की वाल आपको दिख जाएगी, जो ब्रिटेन में अभी भी है। जैसे चीन की दीवार है, वैसे ही हैड्रियंस की वाल भी देखने को मिलती है। इसी बीच में नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है। नॉर्मन कन्क्वेस्ट में क्या होता है? द 11th सेंचुरी इन्वेंशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंग्लैंड बाय एन आर्मी ऑफ नॉर्मन, ब्रेटन एंड फ्रेंच सोल्जर्स लेड बाय ड्यूक विलियम सेकंड ऑफ नॉर्मेंडी। ये देखिए, याद रखना, ड्यूक विलियम सेकंड ऑफ नॉर्मेंडी के नेतृत्व में, है ना, क्या है, यहाँ पर 11th सेंचुरी में क्या होता है, इंग्लैंड को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? एक नॉर्मन, ब्रिटेन और फ्रेंच सोल्जर की आर्मी क्या कर लेती है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, और इसलिए नॉर्मन का संबंध फ्रेंच से भी है ना। अब यहाँ पर एंग्लो सेक्शन क्या क्या होगा, धीरे से उनका डिक्रीज होगा, और यहाँ पर आएंगे नॉर्मन कन्क्वेस्ट। अब ये देखिए, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट क्या है? किंग ऑफ वेसेक्स फ्रॉम 1871 to 1899, known as learned and merciful man who encouraged education and improved his kingdom's legal system and military structure and his people's quality of life। तो ये किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये अभी अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये अपने आप को क्या कहते हैं, ये एंग्लो सेक्शन पीरियड के राजा कहते हैं। 1871 से 1899 इनका पीरियड रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी और मर्सीफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने शासन में बहुत सारे विद्वानों को बुलाया था। इनको नॉलेज का मतलब ज्ञान लेने का, अलग अलग बातें जानने का बहुत शौक था किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव किया, एजुकेशन को लागू किया, और किंगडम्स लीगल सिस्टम, जो आज देखिए है ना, जो लीगल सिस्टम है उसको लागू किया, मिलिट्री स्ट्रक्चर को लागू किया। और आप देख सकते हैं कि यही जो लीगल सिस्टम है, भारत में भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए, है ना। उसके बाद में आप देखेंगे लगातार 1813, 1819, है ना, 1913, 1919, 1936, बहुत सारे ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट आते चले गए। तो इन्होंने लीगल सिस्टम के ऊपर बहुत ध्यान दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट यानी अब जो है यहाँ पर एंग्लो सेक्शन के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं नॉर्मन, ब्रिटेन और फ्रेंच सोल्जर्स, ठीक है। और बाद में जो है नॉर्मन का वहां पर ये हो जाता है। Anglo-Saxons were a people who inhabited Great Britain from the 5th century, है ना। और दे comprised people from Germany। ये तो रिपीट हो रहा है, इस पर ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, द एंग्लो सेक्शन पीरियड इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ एन इंग्लिश नेशन
with many of the aspects that survive today, including a regional government of shires and hundreds, है ना? ये देखिए, during this period Christianity was re-established and there was a flowering of literature and language. Charters and law were also ये देखिए instituted, है ना? ये ध्यान रखना। इस दौरान जो है ना, यहाँ पर जो है कुछ वर्क पब्लिश हुए हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से वर्क है इस पर्टिकुलर पीरियड के, वो है एंटोनिमस, द एक्स्टर बुक, रिडल्स, बहुत महत्वपूर्ण बुक है ये, इसको आपको याद रखना है ना? एनोनिमस का मतलब क्या? अज्ञात है। बहुत ज्यादातर राइटर्स के ज्यादातर बुक्स के राइटर के नाम पता नहीं है ना? जो ज्यादातर राइटर है उनके नाम पता नहीं है, एनोनिम, अज्ञात है। द वाइफ्स लेमेंट, है ना, एक ये बुक है, ये भी इसी दौरान का है। और बेowulf, है ना, इसके भी राइटर क्या है? अज्ञात है, एनोनिमस है। द सीफरर, द सीफेरर, है ना, द वंडरर, ठीक है। फिर ये है तो सबसे, है ना, ये कैडमियन का ये हाइम है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेडे के द्वारा ये है ना, ये वर्क है, कैडमियम ये राइटर है। बेडे बहुत महत्वपूर्ण है, इनका बीट्स, है ना, बेडेस डेथ सॉन्ग, इनके जो डेथ सॉन्ग है बहुत फेमस है ना? ये दो इनका कैडेमन और बेडे, इनको जरूर आप याद रखेंगे। बेडेस डेथ सॉन्ग और हाइम इनके द्वारा लिखे गए हैं। एक और है द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ये मिलता है, यहीं से सारा इतिहास मिलता है ना? ये आप देख सकते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, यहीं से पूरा इतिहास मिलता है। और फिर एक है द ड्रीम ऑफ रोड, द ड्रीम ऑफ रोड, ये देखिए। और एक है द बैटल ऑफ मेल्डन, ठीक है, द बैटल ऑफ मेल्डन। तो स्टूडेंट आपको मतलब ये सारी बातें यहाँ से आपको ये देखना है ना? तो यहीं तक एंड करना था, लेकिन थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, ठीक है? हमें समय है हमारे पास में 5-7 मिनट और देख लेते हैं, चलिए। द नॉर्मन कन्क्वेस्ट इन 1066, देखिए ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा? रोमन आए इंग्लैंड में, रोमन के पहले केल्ट, CELTS, उसके बाद में रोमन, रोमन के बाद में एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन की द अल्फ्रेड किंग, द अल्फ्रेड, है ना, ग्रेट। और उसके बाद में फिर क्या होता है? द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, जो नॉर्मन है, फ्रेंच है और ब्रिटेन, ये आक्रमण करते हैं और फिर ये इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, कन्क्वेस्ट। तो ये जो पर्टिकुलरली ये पीरियड स्टार्ट होता है कहाँ से? 1066 से। द नॉर्मन्स, अ पीपल फ्रॉम व्हाट इज नाउ मॉडर्न डे फ्रांस, ये देखिए, सीधी सी बात मैंने आपसे कहा था, ये जो नॉर्मन है इनका सीधा संबंध कहाँ से है? फ्रांस से है। इन्वेंटेड एंड कंकर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड के ऊपर शासन स्थापित कर लेते हैं और लंबे समय तक ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में, है ना, कभी फाइट होगी, कभी मित्रता बनेगी, इस तरीके से चलता है। This event had significant impact on the language and culture of England. Actual आपको यहीं से पढ़ना है इंग्लिश, है ना? बेसिकली यू टू रीड इंग्लिश फ्रॉम हियर, है ना? द नॉर्मन कन्क्वेस्ट से यहीं से आपको इंग्लिश लिटरेचर बहुत बेसिकली मिलता है ज्यादातर। लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंग्लैंड, एज द नॉर्मन्स स्पोक अ वर्जन ऑफ फ्रेंच कॉल्ड नॉर्मन फ्रेंच, ये देखिए, एंड ब्रॉट विद देम मेनी देयर ओन कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इससे पहले जो एंग्लो सेक्शन, जो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही नॉर्मन का यहाँ पर अधिकार होता है, तो नॉर्मन का अधिकार होने से क्या होगा कि ये नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और ये अपना कल्चर लेकर आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वापस क्या है, इंग्लिश जो है थोड़ी सी डाउन होती है। डोमिनेंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच, ठीक है। सो आज चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से, आई एम सॉरी,
आज की क्लास यहीं तक रहेगी, है ना। ये इस वाले पार्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूटीज रहती है। बाकी हम लोग 1.5 आवर की क्लास में प्रयास करूंगा। आई विल अभी नेक्स्ट, अभी डे आफ्टर टुमारो, है ना, आई विल हैव हॉलीडेज। सो डेफिनेटली आई विल टेक 2 आवर या 1.5 आवर क्लास, है ना। तो इसको हम चारों यूनिट है, हम इसको क्विकली कंप्लीट करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। विश ऑल द बेस्ट, है ना। ओके।